बिहार है इसी पे आधारित लिखा गया है और इस इलाके में मैं खुद आता हूँ। ठीक है, जिस इलाके की बात इसमें किया गया है। ठीक है, चलते हैं सारांश पे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सारांश है, बिहार की गंडक नदी को आधार बनाकर रचित यह निबंध अपनी प्रवाहमयी भाषा में इसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करती है। यानी बिहार की जो गंडक नदी है इसी की आधार बनाकर यह जो अध्याय लिखा गया है, इसकी किनारे पर जो संस्कृति है उसी की यहाँ पे झलक दिखाई गई है। इस निबंध में बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यानी पश्चिमी चंपारण यानी जो बेतिया जिला है, इसी बेतिया जिला के कुछ क्षेत्रों हैं जैसे बेतियारवा, लौरिया, रामनगर, इसके बाद भैंसालोटन, कुछ इस तरह से इलाकों का वर्णन किया गया है और इसी पे आधारित ये पूरी अध्याय है। लेखक बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी बिहार का क्षेत्र पुरानी भी है और नवीन भी। यानी लेखक बताते हैं कि जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है एक तरह से पुराना भी है और नया भी है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। हिमालय से निकल कर बहुत सारी नदियाँ दूर दूर बहती हैं, जिसके रास्ते से कभी बुद्ध मौर्यों को उपदेश देने जाया करते थे। यानी उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ पे हिमालय के तलछट से या हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से एक गंडक नदी है और उसी गंडक नदी के रास्ते से भगवान बुद्ध कभी मौर्य को उपदेश देने जाया करते थे। कभी इस क्षेत्र में घना जंगल था जिसमें वृक्ष के जड़ में पानी इकट्ठा रहता था, परंतु जंगल कटते गए। बाद में यहाँ की नदियों में बाढ़ आना शुरू हो गया। यानी उत्तरी पश्चिमी जो बिहार का जो क्षेत्र है, बहुत वर्षों पहले यहाँ पे बहुत घना जंगल हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जंगल कटते गए और उसके कारण जंगल कटने के कारण यहाँ पे बाढ़ आना शुरू हो गया। आगे है, यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 साल तक कर्नाट वंश का राज था, परंतु 1325 ईस्वी में कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन से मुकाबला करना पड़ा। इस तरह से हरि सिंह देव हार कर नेपाल भाग गया। यानी 12वीं सदी के अंत तक लगभग 300 साल तक कर्नाट के जो वंश था, ठीक, वंश का राज था यहाँ पे। और 1325 में कर्नाटक के जो वंश थे हरि सिंह देव, उनका मुकाबला गयासुद्दीन से हो गया जो मुस्लिम था। तो गयासुद्दीन से मुकाबला होने के कारण हरि सिंह देव हार गया और हारने के बाद वो नेपाल भाग गया। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगड़ जातियाँ यहाँ आकर बसी। यानी पिछले 500 या 700 वर्ष की बात है। यहाँ पे बिहार में, उत्तरी पश्चिमी बिहार में धांगड़ और जो थारू जातियाँ हैं ये आकर बसी। उनका काम था, यहाँ पे बसने का पर्पज़ यह था कि उन लोगों से खेती करवाई जाती थी। ठीक है, नील के संबंध की खेती। यहाँ पे वे दास के रूप में आए थे। थारू अपने को आदिवासी नहीं मानते थे। थारू शब्द थार राजस्थान से निकला मानते हैं। थारू ऐसा मानते हैं कि वे आदिवासी नहीं हैं और थारू जो शब्द है यह थार यानी राजस्थान से निकला हुआ शब्द है। 18वीं सदी के अंत में धांगड़ों को नील के खेती के लिए लाया गया था और 18वीं शताब्दी जो है इसके अंत में धांगड़ जो जाति हैं उनको यहाँ पे यानी उत्तरी पश्चिमी बिहार में नील की खेती के लिए लाया गया था। धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में है भाड़े का मजदूर। यानी धांगड़ जो शब्द है इसका अर्थ होता है उरांव भाषा में भाड़े का मजदूर। थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पत्र में धान रखा जाता है वह सिंक का बना होता है। सिंक कई तरह के डिजाइन और रंगों का रंगा होता है। यानी धांगड़ जो है थारुओं का जो कला है उनकी दैनिक जीवन है थारू कला का। और थारू जो हैं उनकी एक कला में ये होता है कि उनके धान को एक सिंक का बना पात्र है उसमें रखा जाता है
और इस सिक्के के कई तरह डिजाइन से रंगा जाता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है सिक्के की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगा होता है और यह जो सीप की सिंक की बनी हुई जो टोकरियां हैं, इन टोकरियों के किनारे सीप का झालर लगा होता है। झोपड़ियों में प्रकाश के लिए कलात्मक दीपक रखे जाते हैं। एक कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा जाता है। दोनों हाथ में टोकरी लिए नई नवेली दुल्हन अपने प्रियतम के लिए कलेव लेकर जाती है। यानी थारू जाति का एक कला होता है। ठीक है, और एक कला है, उत्सव कह सकते हैं। इस उत्सव में एक सीप की टोकरी बनी होती है, उस टोकरी में सीप का झालर लगा होता है, उसमें दीपक जला होता है और प्रकाश के लिए झोपड़ियों में भी दीपक लगा होता है। और उस टोकरी में जो नई नवेली दुल्हन होती है अपने पति के लिए भोजन लेकर कलेव लेकर जाती है। ठीक है, यह एक तरह से उन लोगों का संस्कृति है। आगे फिर बताया गया है बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेजों तो ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। यानी बेतिया राज जो है इसमें जमींदार जो थे अंग्रेज जो है खुद जमींदार ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील की खेती से रंग तैयार किया जाता था। सभी किसानों को 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी अंग्रेजों ने यह अनिवार्य कर दिया कि सभी किसानों को जिनके पास 20 कट्ठा ज़मीन है उनमें से 3 कट्ठे खेत में नील की खेती करना ही पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेज शादी विवाह में नजराना वसूला जाता था। यानी अंग्रेज जो है शादी विवाह में नजराना वसूलते थे। बीमार पड़ जाने पर हाथी खरीदने के लिए भी वसूली होता था। यानी अगर कोई साहब जो था बीमार पड़ जाता था तो रैयत वालों से बीमार पड़ने पे वसूली होती थी। यह हाथी खरीदना रहता था तभी रैयत वालों से वसूली होती थी। उस समय दक्षिणी बिहार में अंग्रेज के खिलाफ बगावत तेज हो चुका था। यानी उस समय जो था दक्षिणी बिहार में अंग्रेज के खिलाफ जो बगावत थी, आवाज़ थी, वो तेज हो चुका था। अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि बागी विचार उनके मुनाफे वाले इलाके में भी पहुँचे, इसलिए अंग्रेज़ों ने गंगा पर पुल नहीं बनाया। यानी दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र था वहाँ पे आज़ादी के लिए जो आवाज़ थी तेज हो गई थी, खिलाफत आवाज़ बढ़ गई थी। तो इस आवाज़ को नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनके मुनाफे वाले इलाके में भी पहुँच जाए, इसको रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गंगा के नदी पे उन्होंने कोई पुल नहीं बनवाया। यानी जो पटना की जो गंगा नदी है उस पर कोई पुल नहीं बनवाया इन्होंने। आगे है लेखक बताते हैं कि वे 1962 में तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और वे रामदयाल शाह, हरवंश सहाय, रामनवमी प्रसाद के संपर्क में आए। यानी 1962 में देश आज़ाद हो जाने के बाद 1962 में लेखक तीर्थ यात्रा पर निकले और वे रामदयाल शाह, हरवंश सहाय, रामनवमी प्रसाद के संपर्क में आए। और ये लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सहायता किए थे। और राजकुमार शुक्ल की तो 1930 में मृत्यु हो गई थी। और राजकुमार शुक्ल जो है एक तरह से इनको कह सकते हैं कि यही एक ऐसा किसान थे जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन सफल हुआ। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु 1930 में हो गई थी। किसानों की सहायता के लिए गांधी जी ने भितिहरवा गांव में रहने लगे। ठीक है, भितिहरवा गांव है जो हमारे नरकटियागंज से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पड़ता है और मेरे घर से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, उन्होंने चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की। इसमें बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा था। ठीक है, यानी गांधी जी ने बिहार के कुछ गांव में ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की थी जिसमें बड़हरवा, भितिहरवा और मधुबन था। इस शिक्षा का आदर्श यह था कि इसमें कोई नापा तौला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया गया है। यानी गांधी जी ने जो विद्यालय स्थापित किया था उसमें किसी प्रकार का निश्चित पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए थे। क्योंकि गांधी जी ने लीक से हटकर चलने का काम किया। गांधी जी ने
जो लीक से हटकर चलने का काम किया। वर्तमान शिक्षा पद्धति खौफनाक है, यानी ऐसा गांधी जी मानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वे एक तरह से खतरनाक है, खौफनाक है। मैं ऐसा शिक्षा चाहता हूँ कि जिसमें बच्चे ऐसे पुरुष स्त्री के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिसका निसलुस हो। यानी गांधी जी कहते हैं मैं ऐसे शिक्षा चाहता हूँ जिसमें अगर कोई बच्चा ऐसे स्त्री और पुरुष के संपर्क में आता है जिसका चरित्र सुसंस्कृत हो, यानी पुरुष से सुसज्जित उनकी चरित्र हो। ठीक है, इस तरह से वे शिक्षा चाहते थे। भितियरवा गांव के आश्रम के विद्यालय में शिक्षा देने के लिए लिख गांव से पुंडलिक को बुलाया गया था, यानी एक व्यक्ति थे पुंडलिक, उनको बुलाया गया था भितियरवा गांव में शिक्षा देने के लिए। आगे है, गंडक नदी के किनारे कई तीर्थस्थल हैं। कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, जानकीगढ़ और वैशाली, ये है गंडक नदी के किनारे। लौरिया, नंदनगढ़ और सिंह स्तंभ दोनों नज़दीक ही है, यानी लौरिया का जो नंदनगढ़ है और जो अशोक स्तंभ है इसको सिंह स्तंभ भी कहते हैं, तो ये दोनों आसपास हैं, थोड़े से 1 किलोमीटर के रेंज पे है। ठीक है, लेकिन आसपास ही है। अशोक का सबसे बड़ा कलापूर्ण स्तंभ है, यानी यह जो अशोक स्तंभ है सबसे कलात्मक है। ठीक है, यहीं लौरिया के समीप पंडई नदी है जो भितियरवा होती नेपाल जाती है, और लौरिया जो है इसी के समीप एक पंडई नदी बहती है जो नेपाल से निकल कर आती है। इसी रास्ते से भगवान बुद्ध लुम्बिनी नेपाल जाते थे, यानी भगवान कभी बुद्ध इस रास्ते से पकड़ कर यानी गंडक नदी से होते ही नेपाल लुम्बिनी जाया करते थे। आगे है, बेतिया नगर के 4 मील दूर एक जंगल से 1 मील चलने के बाद लेखक मन के किनारे पहुंचता है। यानी बेतिया जो है बेतिया नगर से 4 मील दूर पे एक जंगल है और उस जंगल से एक मील चलने पर लेखक मन के किनारे पहुंचता है। विशाल ताल बीच में द्वीप और 3 ओर जल राशि, और जहाँ पहुंचता है वहाँ पे विशाल ताल है यानी तालाब है, बीच में थोड़ा सा टीपू है या कहें तो द्वीप है, और 3 ओर से जल राशि यानी जल है। नौका विहार को निकले, और यहाँ उस तरह से वहाँ से नौका विहार करने के लिए निकलता है। नौका आगे निकलती है, बीच में पहुँचने पर नाविक ने कहा जल पी लीजिए, बड़ा स्वार्थवर्धक है। यानी जिस नाव से वे नौका विहार के निकले थे वहाँ का जो नाविक था उस नाव का बीच में पहुँचते ही नाविक ने कहा कि आप जल पी लीजिए यहाँ का, क्योंकि यह जल बहुत बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, आगे है, गंडक घाटी के योजना की नहरों तटबंध बनाया गया है, यानी गंडक जो नदी है इसकी घाटी में एक योजना के तहत नहरों पर तटबंध बनाया जा रहा है। ठीक, भैंसालोटन के नहरों का निर्माण चालू है और यहाँ बिजली हेतु तारों का जाल फैलाया जा रहा है। यानी जिस वक्त लेखक ने भैंसालोटन का दौरा किया था उस वक्त भैंसालोटन में नहरों में जो है बिजली के उत्पादन के लिए तार फैलाया जा रहा था। मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों, विश्वकर्माओं और मजदूरों का जो भगवान के इस नूतन विराट रूप में विधाता है। यानी लेखक ने देखा कि भैंसालोटन जो क्षेत्र है वहाँ पे बिजली हेतु तारें फैलाई जा रही हैं और एक प्राकृतिक यानी जो विशाल रूप है, विराट रूप है विधाता का, उसके ऊपर बैरेज बनाए जा रहे हैं, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखकर जो लेखक है वह मन ही मन नमस्कार करता है, देवताओं का नमस्कार करता है, मजदूरों का और इंजीनियरों का नमस्कार करता है। ठीक है, और कहता है कि जिनकी बुद्धि और परिश्रम का गाथा कभी करे न करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों में भग्न मंदिर ज्योतिट हो उठेंगे। ठीक है, और इस तरह से पूरी कहानी लेखक ने बताने के प्रयास किया है उत्तर बिहार के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारांश समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।